अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। तेरे होने से मदीहा हाशमी किस्त नंबर 1 छोटा-सा नावल। इसके बाद इसकी दूसरी और आखिरी किस्त आएगी। तो नावल शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस मिलती रहें। और अगर आपको हमारे नॉवेल्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिएगा सबके साथ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कमरे में नीम अंधेरा था। घड़ी की टिक-टिक पूरे कमरे में गूंज रही थी। अजीब अफसुर्दगी छाई थी। वो एक-एक करके हाथों में पहनी चूड़ियाँ उतार रही थी या फिर खेल रही थी ताकि वो कभी ना खत्म हो। मगर आखिरी चूड़ी उतारते वक्त उसने गहरा सांस लिया। गोया सर्द कमरे पर मज़ीद ओस गिराई हो। वह सफ़ेद और सिल्वर फ्रॉक में मलबूस थी। हल्की सी ज्वेलरी में काफ़ी हसीन लग रही थी। उसका चेहरा साफ शफाफ था, हर किस्म के दागों से पाक। सुनहरी रंगत लिए मासूम नकूश और स्याह बड़ी-बड़ी चमकदार आंखें। उसने दुपट्टा उतार कर एक साइड पर रखा, फिर कानों से बंदे उतारे और नेकलेस उतार कर सबको एक डिब्बे में रखा। उसने जूड़ा नहीं बनाया था, क्योंकि उसे हेयर पिन से बहुत चिढ़ थी। कमर से नीचे आते बालों को लूज करके कर्ल डालकर खुला छोड़ा हुआ था। वो लकड़ी की अलमारी की तरफ बढ़ी, सादा सा सूट निकालकर बाथरूम में चेंज करने गई। आज का दिन थका देने वाला था। वो वापस आई तो चेहरा मेकअप से पाक था। उसने बालों की चोटी बनाई और बेड पर थके हारे मुसाफिर की तरह ढह गई। काश ये थकन खुशगवार होती। कुछ देर पहले होने वाले निकाह की उसे भी खुशी होती, अगर साथ बैठे शख्स का सूजा हुआ चेहरा ना देखा होता। उसके साथ ऐसे बैठा था जैसे इस पर एहसान कर रहा हो निकाह करके। इसी वक्त इसका दिल एकदम से खाली हो गया। काश उसे चेहरे पढ़ने ना आते। वो एक लम्हे में भांप जाती थी। सामने वाला क्या सोच रहा है? कुछ अरसे पहले ही इसका रिश्ता आया था। उसे कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वह स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहती थी, बाहर जाना चाहती थी, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। इसकी जॉब को भी कुछ ही वक्त हुआ था, मगर एकदम से रिश्ता आया और अब्बा ने रिश्ता पक्का भी कर दिया। वो लड़का मामूली सी कंपनी में जॉब करता था, 5 मरले के घर में अपनी माँ के साथ रहता था। वो हैरान थी उसकी माली हैसियत पर। अब्बा ऐसे कैसे कर सकते थे? बचपन से लेकर अब तक वो एक अमीर शहजादे के ख्वाब देख रही थी। मगर क्या मिला? अब्बा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। माँ बचपन में ही मर गई। अब्बा आर्मी ऑफिसर थे। सख्त असूलपरस्त इंसान। माँ होती तो शायद उसके लिए आवाज़ उठाती। उसने किस्मत समझकर सारे ख्वाबों को दिल में दफन करके रिश्ता कबूल कर लिया। वो अपने अब्बा के फैसले से इनकार नहीं करती थी, क्योंकि वो हमेशा सही होते थे। मगर इस बार न जाने उन्होंने इतना अजीब फैसला कैसे कर लिया। रिश्ता तय होने के बाद अब्बा उसे तस्वीर दे गए। रात सोने से पहले उसने बेदिली से तस्वीर निकाल कर देखी और फिर देखती ही रह गई। ब्लैक जीन्स शर्ट में मलबूस, शहद जैसी आंखों वाला, मगरूर नक्श, माथे पर बिखरे बाल। अपने हुलिये से वो अमीर तो कहीं से भी नहीं लग रहा था, मगर शहजादा जरूर था, यूनानी देवताओं जैसा। मगर एक गरीब शहजादा था। बस फिर एक लम्हा लगा था, इसका दिल बदल गया। उसने रिश्ता दिल से कबूल कर लिया और चंद ही दिनों में ढेर सारे ख्वाब भी सजा लिए। मगर ख्वाहिशात जाते जाते भी वक्त लेती हैं। फिर अचानक से निकाह का पैगाम आ गया। अब्बा भी हैरान हो गए, मगर फिर से सोचकर हामी भर ली कि लड़की आज भी इनकी है, कल भी इनकी है। निकाह की शॉपिंग के लिए वो उसे साथ लेकर गए थे। आम सी मार्केट में वो अपने दोस्त की कार लेकर आया था। तमाम वक्त वो उखड़ा उखड़ा सा रहा। उसकी माँ ने बताया उसकी तबीयत ठीक नहीं। वो खामोश हो गई। ड्रेस ज्वेलरी सब उन्होंने ही पसंद किया। उसे कितनी ख्वाहिश थी मलक अहमद का लहंगा पहनने की, मगर अफसोस। निकाह का जोड़ा भी अच्छा था, मुनासिब सी कीमत का, मगर वो ड्रेस अपनी कीमत से कहीं गुना बढ़कर खूबसूरत था। फिर उन्होंने रेस्टोरेंट से खाना भी खाया। वो इंतजार करती रही, कुछ तो कहेगा, कोई एक बात, कोई एक इशारा, मगर वो स्पार्ट चेहरा लिए बैठा रहा। शाम को वो इसे घर छोड़ गए। वो अपनी शादी को लेकर सारी ख्वाहिशात को एक एक करके मार रही थी। फिर निकाह का दिन भी आ गया। पिटीशन भी उनकी तरफ से आई थी। उसे देखकर दिल एकदम से दुखा। वो अहमद से तैयार होना चाहती थी। बेदिली सी ब्यूटिशियन के सामने बैठी रही। वो इसे नेचुरल लुक देकर गई थी। कोई भी चीज थोपी हुई नहीं थी, लोकल पार्लर्स की तरह। निकाहबान जब इससे पूछ रहा था कि हदीद सिकंदर इसे निकाह में कबूल है, उस वक्त दिल का एक हिस्सा उसे हवाओं में उड़ा रहा था और दूसरा मातम कर रहा था अपने टूटे हुए ख्वाबों का। फिर उसे कुछ देर के लिए उसके साथ बिठाया गया। वो एकदम से पहलू बदल कर रह गया। चेहरे पर बेजारी ही बेजारी थी।
اس کا دل ایک دم سے دکھا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا، آنکھوں کی جوت بجھ گئی، مزید بیٹھنے کا جواز ہی نہیں تھا۔ وہ دوست کے ساتھ واپس اندر آ گئی، ساری خوشی ختم ہو گئی۔ دل و دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، کیا وہ اس نکاح سے خوش نہیں تھا؟ تمام گزرے واقعات کو جھٹک کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آج اس کی اسکیچ بک بھی اداس سی ٹیبل پر پڑی تھی۔ وہ فارغ اوقات میں ڈیزائن بناتی تھی۔ آفس میں بھی اس کا یہی کام تھا، مگر اس اسکیچ بک میں اس نے اپنے خواب بنائے تھے۔ اس نے اپنے ویڈنگ ڈریس بھی بنایا ہوا تھا، آئس پنک اینڈ وائٹ۔ اگر مشہور ڈیزائنر احمد یہ ڈیزائن بناتا تو 50 لاکھ کا بکنا تھا، مگر وہ مشہور ڈیزائنر نہیں تھی۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی جب اس کے فون پر رنگ ہوئی۔ اس وقت کس کا فون ہو سکتا ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھی، فون ہاتھ میں پکڑا۔ انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ دل میں ایک دم سے گھنٹیاں بجنے لگی۔ حدید کی کال ہو سکتی ہے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال ریسیو کی۔ ہیلو، حدید؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ آپ کو اپنے شوہر کی کال کا انتظار تھا؟ دلکش مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آواز تھی یا کوئی جادو؟ اتنی خوبصورت آواز، میٹھے سروں جیسی۔ جی، مجھے آپ کی کال کا انتظار تھا، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ بہار کے رنگ حیا کی صورت اس کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئے۔ مطلب آپ کو اپنے شوہر کی کال کا انتظار نہیں تھا، میری کال کا انتظار تھا مس خدیجہ۔ وہ ہلکا سا ہنسا، اس کا چہرہ ایک دم سے سفید پڑا۔ کیا وہ حدید نہیں تھا؟ آپ حدید نہیں ہیں؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے پوچھا۔ نہیں مس خدیجہ، میں حدید نہیں، احمد بات کر رہا ہوں۔ وہ اب سنجیدہ تھی۔ کون احمد؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ وہ حیران و پریشان تھی۔ آپ مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں مس خدیجہ۔ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ یہ کون تھا آخر؟ میں آپ کو نہیں جانتی، کون ہیں آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اس نے اپنا لہجہ سخت رکھنے کی کوشش کی۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ پرسکون سا کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر ایک دم سے اس کو غصہ آیا۔ کون سی بات؟ بہت ساری باتیں۔ اسے مزید غصہ آیا۔ میں کیا بات کروں آپ سے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یہ بات کہنے کی؟ بدتمیز انسان۔ وہ شدید غصے سے کانپنے لگی تھی۔ ہمت کا کیا کام؟ بس زبان ذرا سی ہلانی ہوتی ہے۔ اس کی گئی عزت افزائی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ۔ اس نے کال بند کر دی اور نمبر بلاک کر دیا۔ آج پتہ نہیں کس کس خواب کا ماتم کرنا تھا۔ وہ صبح آفس آ گئی، تھکی بیزار سی شکل لے کر۔ اس نے پرس ٹیبل پر رکھا اور خود کرسی سنبھال لی۔ آج اسے سارے ڈیزائن کمپلیٹ کرنے تھے۔ اس نے ابھی لیپ ٹاپ کھولا ہی تھا جب ایک دروازہ ناک ہوا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ مشال تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری سی تھی۔ ایسی چیزیں گفٹس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، مگر اسے کون گفٹ بھجوا سکتا ہے؟ یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ اس نے ٹوکری ٹیبل پر رکھی، اوپر ہارٹ شیپ کا کارڈ لگا ہوا تھا۔ اس نے نوچنے کے انداز میں کارڈ اتارا، اوپر احمد ساتھ ہی اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے غصے سے کارڈ کو مٹھی میں بند کیا اور اندر چاکلیٹس تھی۔ یہ اسٹاف کو بانٹ دو، اس نے نرمی سے کہا۔ مگر کس خوشی میں؟ وشال نے حیرت سے پوچھا۔ کل میرا نکاح تھا، بتایا تھا نا میں نے۔ اس نے سوچا تم لوگوں کا منہ میٹھا کروا دوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ مبارک ہو مس خدیجہ۔ وشال مسکرا کر بولی تو وہ بھی مسکرائی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے کارڈ کے ٹکڑے کر دیے۔ اس کا فون پھر سے بجنے لگا۔ اس نے کال اٹھائی۔ سویٹ مارننگ مس خدیجہ۔ وہی دلکش آواز۔ بھاڑ میں جائے آپ کی مارننگ، وہ تب کر بولی۔ کیا مجھ سے شادی کریں گی؟ اچانک سے پوچھے جانے والے سوال پر وہ حیران تھی۔ کیا بکواس ہے یہ مسٹر؟ وہ تقریباً چیخی تھی۔ آپ کو پرپوز کر رہا ہوں۔ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں، سمجھے آپ؟ اس نے ایک ایک حرف چبا چبا کر کہا۔ حد ہے، رات ہی کو تو نمبر بلاک کیا تھا۔ جانتا ہوں میں حدید سکندر کو۔ کل ہی نکاح ہوا ہے آپ کا۔ وہ ایک معمولی کمپنی کا امپلائی ہے۔ وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ خدیجہ کو جھٹکا لگا تھا۔ کون تھا یہ؟ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وہ پرسرار سا لگ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر فون بند کر دیا۔ بھاڑ میں جائیے انسان۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں پر گرایا تھا۔ اس کا یہ دن بہت برا گزرا تھا۔ وہ کام بھی نہیں کر پائی تھی۔ بوجھل دل کے ساتھ گھر آئی، کھانا بنایا، پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے پاس حدید کا نمبر تھا۔ اس کی امی نے دیا تھا، مگر وہ اسے کال نہیں کر سکتی تھی۔ اور کرتی بھی کیوں؟ اسے کال کرنی چاہیے تھی۔ نکاح کے بعد کچھ دیر کے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ وہ انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ اس کے فون پر پھر سے رنگ ہونے لگی۔ اب نیا نمبر تھا۔ یہ انسان کیسے نمبر بدل بدل کر تنگ کر رہا تھا؟ وہ کب تک چینج کرے؟ حدید پر غصہ آیا اور سارا وہ اس پر نکالنے والی تھی۔ اس نے کال پک کی۔
क्या तकलीफ है आपको? क्यों मुझे तंग कर रहे हैं बार-बार? अगर दोबारा कॉल की तो सर फाड़ दूँगी मैं आपका। वो चीख ही पड़ी। हद होती है पिटाई की। दूसरी तरफ खामोशी थी। वो बोला क्यों नहीं? उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। ओके खतीजा। दूसरी तरफ से इज्जत अफ़ज़ाई पर शुक्रिया कहकर कॉल काट दी गई थी। आवाज़ मुख्तलिफ थी। तल्ख़ कमांडिंग टोन। उसने कान से फ़ोन हटाया और होनकों की तरह उसे देखने लगी। वो अहमद नहीं था। शायद हदीद था। उफ़! 50 दफ़ा इस अहमद नामी इंसान पर लानत भेजकर उसने दोबारा नंबर डायल किया, मगर बिज़ी जा रहा था। उसने फ़ोन बेड पर पटका और बालों में उँगलियाँ फँसाई। कुछ देर बाद फिर कॉल भी लाई। उसने लपक कर फ़ोन कान से लगाया। सॉरी हदीद, मुझे लगा रॉन्ग नंबर है। मुझे नहीं पता था आप हैं। वो जल्दी से बोली। मिस खतीजा, मैं अहमद हूँ। वो बहुत पुरसुकून से बोला था। इस पर आया सारा गुस्सा एकदम से वापस आ गया। ओह! तो आप हैं? आपकी वज़ह से मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। सब आपकी वज़ह से हुआ है। वो भड़क गई। क्या आपका शौहर ज़रा-सी गलतफ़हमी पर नाराज़ हो गया? वो तमस्खुर से बोला। वो हैरान रह गई। ये कॉल्स भी ट्रैप कर रहा था। ओह खुदाया! वो ऐसे नहीं है। मुझे भड़काना बंद करें। वो गुर्राई। एक इंसान गरीब हो, ऊपर से इतना बदमिज़ाज हो, कैसे कटेगी उम्र? ये मेरा मसला है, आपका नहीं। और आप हैं कौन? उसने खुद को बहुत कुछ गलत कहने से रोका। अहमद मलिक हूँ, मशहूर फैशन डिज़ाइनर। क्या मुझे नहीं जानती? वो इतने सुकून से बोला था मगर खतीजा बेइख्तियार खड़ी हो गई थी। अहमद मलिक? फैशन डिज़ाइनर? ओह माय गॉड! मगर दिमाग ने अगले ही पल शक में डाल दिया। क्या पता वो झूठ बोल रहा हो? मैं कैसे मान लूँ आप वही हैं? उसका दिल भी धड़क रहा था। वो हँसा था। क्या आप मिलकर यकीन करेंगी? कल सुबह मिल सकती हैं? आप मुझे जगह और वक़्त भी आप मुकर्रर कर लें। उसकी बात सुनकर वो घबरा गई और जल्दी से फ़ोन बंद करके नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके हाथ-पाँव ठंडे हो रहे थे। क्या वो सच में अहमद मलिक था? जिसकी वो इतनी बड़ी फ़ैन थी? जिसके एक ड्रेस की कीमत वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, ना ही कभी ले सकती थी। उसे शक हो रहा था अहमद मलिक उसे कैसे फ़ोन कर सकता है और उसे जानता कैसे है? वो इतनी पॉपुलर तो नहीं थी, ऊपर से शादी भी करना चाहता है। नहीं, ये सब मज़ाक था। वो कोई एक ऐसा इंसान है जो उसके बारे में सब जानता है। ये भी कि मैं अहमद मलिक की फ़ैन हूँ। मगर कौन था? उसके दिमाग से हदीद की नाराज़गी निकल चुकी थी। कई दिन गुज़र गए, अहमद की कोई कॉल नहीं आई। अच्छा था, जान छूट गई। ठीक है, वो उसकी फ़ैन थी मगर इतनी भी कोई क्रेज़ी नहीं थी। उस दिन के बाद हदीद से भी बात नहीं हो सकी। उसमें कॉल करने की हिम्मत नहीं थी और वो कॉल करता नहीं था। पता नहीं क्यों? उसे सुबह-सुबह नूर आंटी की कॉल आई। वो उसे घर बुला रही थी। हदीद काम के सिलसिले में शहर से बाहर था। अब्बा को कॉल करके उन्होंने इजाज़त ले ली थी। वो खूबसूरत सा तैयार हुई मगर किस लिए? कौन-सा वहाँ हदीद होगा? अगर हो भी तो क्या फ़र्क पड़ता है? निकाह के दिन उसने एक निगाह गलत तक इस पर नहीं डाली थी। हालाँकि लोग इसके चेहरे से नज़रें नहीं हटा पा रहे थे। कौन कहता है खूबसूरत बीवियाँ अपने शौहरों के दिल पर राज करती हैं? उसकी नज़र में तो बिल्कुल ये बात गलत थी और अब घर के बाहर खड़ी थी और तनकीदी नज़रों से उसे देख रही थी। घर छोटा-सा था और उसे रेनोवेशन की सख्त ज़रूरत थी। अगर देखा जाए तो हदीद के पास अच्छी शक्ल के सिवा कुछ नहीं था। वो इसे ज़िंदगी की आसाइश नहीं दे सकता था। बमुश्किल ज़रूरतें पूरी कर पाएगा। उसे अब्बा के फैसले पर अफ़सोस हुआ। अगले ही पल खुद पर गुस्सा आया। मेरे पास भी तो अच्छी शक्ल के सिवा कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड में तो हम सेम ही हैं। उसने खुद को आईना दिखाया और सर झटक कर दस्तक के लिए हाथ उठाया और आदत के मुताबिक हल्की सी दस्तक दी। उसकी बला से अंदर बैठे इंसान के कानों तक जाए या ना जाए। तीसरी दस्तक के बाद दरवाज़ा खुल गया। शानदार सी नूर आंटी बाहर आई। हाँ, वो शानदार थी। सिर्फ लिबास की कमी थी। वरना हदीद की माँ तो कहीं से भी नहीं लगती थी। वो मोहब्बत से उससे मिली। उनकी मोहब्बत पर वो शर्मा गई। क्या वो वाक़ई उसकी सास थीं? वो इनके साथ अंदर आ गई। घर साफ-सुथरा था। उसने चादर उतार कर सोफ़े पर रखी। दुपट्टा कंधे पर था। बालों को हाफ कैचर लगाकर खुला छोड़ा हुआ था। और यही इसका स्टाइल था। वो नूर आंटी के साथ किचन में आ गई। उसे अच्छा नहीं लगा। वो मेहमानों की तरह सोफ़े पर चढ़कर बैठी रही। उन्होंने उसे मना किया मगर वो बाहर नहीं गई। तवे पर आलू वाला पराठा डालते हुए उन्होंने उसे बताया, "हदीद घर पर है। इसका प्रोग्राम कैंसल हो गया।" वो बहुत सादगी से कह रही थी, जैसे कोई बात ही नहीं। खतीजा जो कुछ देर पहले चटनी के लिए दही निकाल रही थी, एकदम से घबरा गई। वो न जाने क्यों हदीद से इतना घबराती थी। क्या हुआ? घबरा क्यों गई हो? वो बर्नर बंद करते हुए हंसी।
नहीं, घबरा नहीं रही थी, बस ऐसे ही चौंक गई थी। उसने घबराहट पर काबू पाया। मेरा बेटा बहुत स्वीट है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम उसे जान लोगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये तो वक़्त ही ज वो ही जानती थी, हदीद साहब कितने स्वीट हैं। हुँ, सड़ा हुआ इंसान। उसने दिल में कहा, तुम अच्छी नहीं लग रही हो। तुम्हारी ड्रेसिंग और स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। ना ज़्यादा ओवर, ना बहुत कम। बिल्कुल परफेक्ट। इसलिए तो मुझे हदीद के लिए पसंद आई थी। वो छोटे से टेबल पर बर्तन लगा रही थी। खतीजा ने मुस्कुराकर अपनी तारीफ कबूल की। अस्सलाम वालेकुम। सर्द आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा। वो ऐन उसके सामने था। हल्के सुनहरे गीले बाल पेशानी पर पड़े थे। उसकी बियर्ड बहुत हल्की थी, क्लीन शेव टाइप। शायद वो अभी नहा कर आया था। शहद जैसी आंखें सर्द सा तासुर लिए हुए थी। निकाह के बाद ये पहली मुलाकात थी। उसने मध्यम से लहजे में सलाम का जवाब दिया और किचन से बाकी की चीजें लाकर टेबल पर रखी। वो इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था, खामोशी से खाना खा रहा था, जबकि वो नूर की बातों का मुस्कुरा मुस्कुरा कर जवाब दे रही थी। वो अपनी सास की आंखों में अपने लिए बेपनाह पसंदीदगी देख चुकी थी, मगर जहां वो देखना चाहती थी वहां तो कुछ था ही नहीं। एक वो अहमद मलिक था जो बात करने के लिए हर वक्त तैयार था, और एक ये। उसने अहमद के ख्याल पर खुद को डपटा। नूर उठकर दरवाजे तक गई। शायद कोई आया था। उसने सोचा माजरत के कर ले उस दिन के लिए। उसने आंखें उठाकर उसे देखा, फिर दोनों हाथ टेबल पर रखे। वो उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। मुझे उस दिन के लिए सॉरी कहना था। मुझे गलतफहमी हो गई थी, उसने संजीदगी से कहा। उसने अपना सर उठाया और उसे देखा, जैसे खतीजा ने कुछ कहा ही नहीं और उसने कुछ सुना ही नहीं, या फिर कह रहा था। अब याद आया। कौन सी बात? वो याद कर रहा था, मगर शायद उसे याद नहीं आई। खतीजा को खफ्त हुई। क्या वो सच में भूल गया था या फिर उसका मजाक उड़ा रहा था? मगर मजाक वाली बात तो है ही नहीं थी। वो कॉल वाली बात के लिए कॉन्फिडेंस कहाँ घास चरने चला गया था। उसने खाने से हाथ रोक लिया। यानी मुतवज्जो हो गए जनाब। देखो खतीजा, मैं छोटी छोटी बातों को इतना सीरियस नहीं लेता, ना ही तुम्हें लेना चाहिए। वो इसका चेहरा देखना था, बहुत संजीदगी से। मगर आपको बुरा लगा था, उसके बाद आपने मेरी कॉल भी पिक नहीं की, ना ही मुझे दोबारा कॉल की। उसके मुंह से शिकवा निकल गया। वो जरा सा मुस्कुराया। खतीजा का दिल बेख्तियार धड़का था। हंसना जरूरी था क्या? मैं बिजी था, टाइम नहीं मिला। मगर अगर मुझे पता होता तो मैं इंतजार करूंगी, तो मैं सॉरी सुनने के लिए जरूर जल्दी कॉल कर लेता। वो इतनी नरमी से कह रहा था जैसे दुनिया में उसके अलावा कोई नरम हो इंसान है ही नहीं। मगर लहजे की कमांडिंग टोन बरकरार थी। उससे पहले वो कुछ कहती, नूर वापस आ गई तो वो उठ खड़ा हुआ। मैं अपने कमरे में हूँ। वो इतना कहकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। खतीजा ने उसे जाते हुए देखा। क्या ये हमेशा से ऐसे ही है? उसके जाते ही खतीजा ने नूर से पूछा। इसके मूड का कुछ पता नहीं चलता, कब खराब हो जाए। वैसे बहुत नरम मिजाज और केयरिंग है। वह मुस्कुराई, मगर खतीजा नहीं। इसका मूड अब कुछ अच्छा था, हदीद की वजह से। फिर वो नूर के साथ बातों में मगन हो गई। दोपहर हुई तो घर जाने के लिए उठ गई। नूर आंटी ने उसे रोक लिया और हदीद को बुलाकर कहा, इसे छोड़ आए। वो मना करने लगी, मगर उन्होंने हाथ उठाकर रोक दिया। उसकी शक्ल बता रही थी वो बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं था, मगर मजबूर हो गया। फिर अपनी बाइक निकालने लगा। इसका चेहरा फिर सर्द था। मूड मूड बिगड़ा हुआ था। वो फिर घबरा गई। उस इंसान के साथ कैसे गुजारा करेगी? उसके तेवर भी पहले से ज्यादा खराब थे। वो बाइक के किनारे पर बैठ गई। न जाने उसे क्यों लग रहा था जैसे वो उसके सर पर मुसल्लत हो रही थी। रोड पर आकर वो स्लो बाइक चलाने लगा, मगर फिर वो अचानक रुक गई। उसने परेशानी से देखा। बीच सड़क पर बाइक खराब हो गई। वो इसे उतरने का बोल रहा था। खतीजा खामोशी से उतर गई। वो रोड के किनारे पर बाइक ले आया और फिर बैठकर उसे देखने लगा। खतीजा का फोन एकदम बजा था। उसने कॉल पिक करके कान से लगाया। मिस खतीजा, सड़क के किनारे खड़ी आप अच्छी नहीं लग रही। पुरकशिश आवाज उसकी समातों से टकराई। वो घबरा गई। एक नजर हदीद को देखा। वो काफी फासले पर था। मैं अपने शौहर के साथ खड़ी हर जगह पर अच्छी लगती हूँ, समझे आप? उसने जताकर कहा। दूसरी तरफ कह कहा गूंजा, हल्का सा। उसे लगा शायद वो उसका मजाक उड़ा रहा था। शौहर, वो जो आपको पूछता भी नहीं। खतीजा ने गुस्से को जब्त करते हुए कॉल काट दी, क्योंकि हदीद इसके करीब आ चुका था। किसकी कॉल थी? उसका अंदाज नॉर्मल था, फिर भी उसके कदमों से जान निकल गई। वो अच्छा खासा घबरा गई। रॉन्ग नंबर था। मैंने कॉल बंद कर दी। परेशान कर रहा था, मुझे नंबर दिखा। वो फोन मांग रहा था। खतीजा को ना जाने क्यों डर लगा। नहीं, तंग नहीं कर रहा था, बस गलती से कॉल लग गई थी। हम चलें?
उसने बात बदल दी। हाँ चलो, मेरी बाइक ने आदत पूरी कर ली खराब होने की। वो मुस्कुराया। खतीजा दिल ही दिल में इस डिजाइनर को कोस रही थी। वो बैठी तो उसने बाइक स्टार्ट की। उसकी मुस्कुराहट ने उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया था। एक बात पूछूं आपसे? शोर की वजह से वो जरा जोर से बोली। मैं इतना खड़ूस क्यों हूँ? वो खुद ही बोला। खतीजा हैरान रह गई। इसे कैसे पता वो यही पूछने वाली थी? अब वो ये नहीं पूछेगी। उसने इरादा तर्क किया। आप इस निकाह से खुश हैं? दिल में इतने दिनों से उठता सवाल उसने पूछ लिया। खुश? मतलब? मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया है, तो क्या जाहिर सी बात है मैं खुश हूँ। इसकी बात सुनकर इसके दिल में इत्मीनान उतरा। क्या तुम खुश हो? एक गरीब आदमी से शादी करके जिसकी बाइक हर वक्त खराब रहती है, जिसका घर जगह जगह से टूटा हुआ है, जो पाकिस्तान की तरह माशी बहरान से निकलता ही नहीं। उसके लहजे में हल्की सी तलखी थी। खतीजा का दिल डूब गया था। वो अच्छी जगह पर शादी करना चाहती थी, खासतौर पर उस इंसान के साथ जो उसे अमेरिका लेकर जाए, कोर्सेज के लिए। मगर हदीद इतना खास था, वो इस पर हर ख्वाहिश वार सकती थी। मैं मुतमईन हूँ और खुश भी, वो सच्चाई से बोली। क्या झूठ बोल रही हो? वो तस्दीक करना चाह रहा था। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? वो उल्टा सवाल करने लगी। मुझे लगता है तुम जरूरत पड़ने पर झूठ बोलती हो। इसकी बात सुनकर खतीजा का चेहरा एकदम सर्द पड़ गया। वो कॉल के बारे में बात कर रहा था। बाकी का सफर खामोशी से कट गया। उसने घर के बाहर बाइक रोकी। खतीजा नीचे उतर गई। अंदर नहीं आएंगे आप? उतरे हुए चेहरे के साथ वो पूछ रही थी। मैं अभी जा रहा हूँ। वो खामोशी से जाने लगी तो उसने कहा, अच्छा सुनो, तुम बहुत जल्दी उदास हो जाती हो। जरूरत पड़ने पर सभी झूठ बोलते हैं। सच्चा इंसान तो यहाँ कोई भी नहीं। वो इसका चेहरा देखकर बोल रहा था और फिर वो चला गया। खतीजा कितनी ही देर उसे देखती रही। वो इतना बुरा नहीं था, बस मजाज का थोड़ा सख्त था। शायद अगली मुलाकात पर वो इसके मजाज को ज्यादा मार्जिन दे। उसने कदम घर की जाने बढ़ा दिए। वो ऑफिस में थी जब इसका फोन बजने लगा। उसने मसरूफ से अंदाज में कॉल पिक की। कैसी हैं आप? लैपटॉप पर चलता हाथ रुक गया। वो ये आवाज पहचानती थी। आप मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? मैं आपके नंबर्स ब्लॉक करते करते थक गई हूँ मिस्टर अहमद। उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई। मेरी जान आपके कब्जे में है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। वो पुरसुकून अंदाज में उसका दिल किया कि अपना सर पीट ले। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? क्योंकि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर वो अंदर तक हिल कर रह गई। शट अप, जस्ट शट अप, वो चिल्लाई थी। मैं आपको इस इंसान से ज्यादा खुश रख सकता हूँ। उसकी हैसियत ही क्या है? जिस कंपनी में वो जॉब करता है मैं उसे खरीदने की ताकत रखता हूँ, और आप मुझे रिजेक्ट कर रही हैं। इसके लहजे में ताकत का नशा था। आप चाहे दुनिया खरीदने की ताकत क्यों न रखते हो, मैं आपके लिए अपने शोहर को नहीं छोड़ने वाली। आई समझ? उसने कॉल काट दी। उस इंसान से कब जान छूटेगी? उसने आंखें मूंद कर सर को कुर्सी की पुष्ट से टिका दिया, और शदीद डिप्रेशन हो रहा था उसे। वो कैसे इस शख्स से जान छुड़वाए? शाम को वो ऑफिस से निकली। इस्लामाबाद का मौसम सर्द हो रहा था। इसका दिल चाह रहा था अदीत के साथ मार्गला हिल्स जाए, मगर उसे कहे कैसे? 3 माह हो गए मगर उसने एक कॉल तक नहीं की। वो उदास सी घर वापस आ गई। आज मौसम के तेवर बता रहे थे बारिश बरसने वाली है। खाना बनाकर उसने अब्बा के साथ मिलकर खाया। वो बहुत कम हुए थे। बचपन उसने ऐसे ही अब्बा की सर्द मोहरी के साथ गुजारा था। अब बाकी जिंदगी भी एक सर्द मोहर इंसान के साथ गुजारनी थी। वो कमरे में आई, फोन को देखा। एक वो अहमद था, इसको कितनी कदर थी, और एक वो हदीद है, गलती से हाल भी नहीं पूछता। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर बादल गरज रहे थे। कुछ पलों में बारिश शुरू होने लगी। उसके फोन की मैसेज टोन बजी। बुझे दिल से उसने मैसेज देखा। कैसी हो? 2 हरफी मैसेज हदीद की तरफ से था। उसे यकीन नहीं आया। 3 माह बाद वो उसे मैसेज कर रहा था। उसने रिप्लाई नहीं किया। थोड़ी देर बात करने का इरादा था। क्या तुम सीन करने के बाद जवाब नहीं दोगी? 3 मिनट बाद अगला मैसेज आया। उसे याद आया, वो व्हाट्सएप पर है। उसने दांतों तले जबान दबाई। मैं सोच रही थी। उसने सोचते हुए मैसेज टाइप किया। अच्छी हूँ। उसने सेंड किया। जानता हूँ। जवाब आया। अच्छा। उसने फिर मिटाया। फिर पूछा क्यों? वो अब कॉल कर रहा था। खतीजा हड़बड़ा गई। आज ये इंसान अच्छे मूड में लग रहा था। उसने कॉल पिक की। अस्सलाम वालेकुम। उसकी आवाज़ उसे सुनाई दी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? उसे कुछ समझ में नहीं आया क्या कहे। मैं भी अच्छा हूँ तुम्हारी तरह। वो हल्का सा मुस्कुराया। क्या कर रहे हैं आप? वो गले में मौजूद चेन को उंगली पर लपेटने लगी। सेलिब्रेट कर रहा था।
सोचा तुम्हारे साथ मिलकर करता हूँ। मतलब? मेरी जॉब चली गई। खतीजा को लगा मुझे सुनने में कोई गलती हुई है। चंद हज़ार की नौकरी थी वो भी चली गई। उसे सच में अफ़सोस हुआ था। कैसे चली गई अचानक से? वो जब भी इस इंसान के करीब होने की कोशिश करती है, उसके माशी हालात उसे फिर वापस धकेल देते हैं। बस अचानक से शायद किसी ने जानबूझकर निकलवाया है, वरना मैं काफ़ी अरसे से वहाँ जॉब कर रहा था। उसकी बात सुनकर खतीजा के हाथ-पैर ठंडे पड़े। उसके दिमाग में एक ही नाम आ रहा था, अहमद का। आप परेशान मत हो, दोबारा मिल जाएगी। वो इसे कैसे बताती? ये सब उसकी वजह से हुआ है। इतना आसान नहीं है। पता नहीं वो कौन है जिसने ये सब किया है। वो परेशान था। मिल जाएगी, आप इस तरह परेशान मत हो। इसका बस नहीं चल रहा। वो अहमद मलिक को गोली मार दे। तुम भी परेशान हो गई। मैं तुम्हें इसके अलावा दे ही क्या सकता हूँ। वो तल्ख हो गया। आप इस तरह मत कहें प्लीज़। उसे बुरा लगा। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। वो मायूसी से बोली। आप काफ़ी हैं हदीद मेरे लिए। हद है यार, मैं तुम्हें क्या काफ़ी लगता हूँ शक्ल से? वो एकदम बोला तो उसकी हँसी छूट गई। काफ़ी मतलब आप बहुत हैं मेरे लिए। उसने समझाने की कोशिश की। ओह! मुझे लगा तुम मुझे कॉफ़ी से मिला रही हो। वो भी हँसा। जी नहीं, आपको गलत लगा। तुमने मेरा उदासी वाला मूड ख़राब कर दिया, कॉफ़ी का नाम लेकर। वो मासूमियत से कह रहा था। वो हँसने लगी। फिर वो दोनों कितनी देर बातें करते रहे। अगली सुबह उसकी काफ़ी अच्छे मूड के साथ हुई थी। वो अब अक्सर कॉल करता था। कभी-कभी उसे ऑफ़िस से पिक करने भी आ जाता था। खतीजा को बस इसकी पुरानी बाइक अच्छी नहीं लगती थी। वो काम में मगन थी जब इसके ऑफ़िस का दरवाज़ा नॉक हुआ। कम इन। वो मसरूफ़ से अंदाज़ में बोली। गुड मॉर्निंग मिस खतीजा। इस आवाज़ पर इसका चलता हाथ एकदम से रुका था। उसने नज़र उठाकर देखा और बेख्तियार अपनी कुर्सी से उठी और थोड़ा-सा आगे आई। वो ब्लैक डिनर सूट में उसके एंड सामने था। स्याह बाल जेल से सेट किए हुए थे। आँखों पर कीमती गॉगल्स थे। वो तसव्वुर से कहीं ज़्यादा पुरकशिश था। टीवी पर उसे देखकर दीवानी हो जाने वाली खतीजा इस वक्त सुन्न हो चुकी थी। उसके सामने अहमद मलिक था, मशहूर फैशन डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट। पाकिस्तान की न जाने कितनी कंपनियों में उसके शेयर्स थे और वो उसके करीब से गुजरकर उसकी कुर्सी पर बैठ चुका था। बैठते हुए कोट को दोनों हाथों से पीछे किया। क्या एटीट्यूड था! अगर वो उसे कॉल करके तंग ना कर रहा होता, तो शायद इस वक्त वो पागल हो चुकी होती। वो अभी तक उसके परफ्यूम के में उलझी हुई थी। हैव अ सीट, मिस खतीजा। वो उससे सामने बैठने के लिए कह रहा था। खतीजा तो शायद अभी होश में आई थी। फैन मोमेंट खत्म। आप यहाँ कैसे? वो इस जादूगर की पर्सनैलिटी में खोई हुई थी। उसका लैपटॉप खुला हुआ था। क्या आपको नहीं बताया गया इस कंपनी का नया सीईओ मैं हूँ? उसे एक जोरदार झटका लगा था। हैरत और शौक से कंग रह गई। क्या हुआ? सरप्राइज़ अच्छा नहीं लगा? वो मुस्कुराहट दबाकर पूछ रहा था। शॉक पर। आप मतलब? वो हद दर्जा कन्फ्यूज़ थी। इतने दिन वो इसकी इंसल्ट करती रही। मैंने सोचा थोड़ी इंसल्ट लाइव करवा लूँ आपसे। वो ज़रा-सा मुस्कुराया। खतीजा को शर्मिंदगी ने आ घेरा। आप बैठ सकती हैं। मुझे आपसे बात करनी है मिस खतीजा। या अल्लाह! कितना मीठा बोलता है। वो इंसान था या कोई जादूगर? वो खामोशी से कुर्सी पर बैठी और उँगलियाँ चटखाने लगी। मैंने पहली बार आपको अपनी बुटीक में देखा था, जब आप सेल गर्ल से झगड़ा कर रही थीं। बस वहीं आप मुझे पसंद आ गईं। इसके बाद मैंने आपको फ़ॉलो करना शुरू किया। कुछ देर के लिए मैं लंदन चला गया था। वहाँ बिज़ी हो गया। इसी अरसे में आपका निकाह हो गया। बस यहाँ मुझसे गलती हुई। मैं वक़्त पर आपको प्रपोज़ नहीं कर सका। कॉल करता तो आप नंबर ब्लॉक कर देती। फिर मैं ऑफ़िस आ गया, क्योंकि ये कंपनी भी मेरी है। वो आखिरी बात पर मुस्कुराया। मगर मेरा निकाह हो चुका है और हदीद बहुत अच्छे हैं, तो आप प्लीज़ मुझे तंग करना बंद कर दें। वो अपनी बदनसीबी पर अफ़सोस करते हुए बोली। निकाह तो टूट भी जाता है। खतीजा के अंदर सनसनाहट हुई। अब्बा की इज़्ज़त लोग कितने ताने देंगे इनको। वो हदीद से बेवफ़ाई नहीं कर सकती। वो इस इंसान से ज़्यादा हैंडसम था और अच्छा भी। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे मेरे अब्बा से बहुत मोहब्बत है। मैं उन्हें दुःख नहीं दे सकती। वो दुःख से बोली। आपके फ़ादर को मैं मना लूँ तब? उसने हैरत से उसे देखा। तब? अहमद ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। शायद, तब भी नहीं। आप किसी और लड़की से शादी कर लें। उसने अपना सर झुका लिया। आप मुझे अहमद मलिक को इस मामूली से इंसान के लिए छोड़ रही हैं? उसका लहज़ा चुभता हुआ था। वो खामोश। आप इस इंसान के साथ खुश नहीं रह सकती मिस खतीजा, क्योंकि आपके ख्वाब हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं और उनको मारकर जीना मौत के बराबर होता है।
कुछ ही देर में आप इस इंसान से उकता जाएँगी। जब ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, तो आपको इससे नफ़रत होने लगेगी। आप सोचेंगी, आपने एक गरीब इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आज आप अपने फ़ादर की इज़्ज़त का सोच रही हैं, लोगों के ताने। जब आपके पास खाने को नहीं होगा, पहनने के लिए अच्छा लिबास नहीं होगा, तो क्या लोग आपको देने आएँगे? आपके अब्बा कब तक आपकी मदद करेंगे? फिर सब गरीबों की तरह आपके भी 5-6 बच्चे हो जाएँगे। आपकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। आप वक़्त से पहले बूढ़ी हो जाएँगी। फिर आपको एहसास होगा आपने कितना गलत फ़ैसला किया है। वो संजीदगी से कह रहा था। खदीजा फटी-फटी नज़रों से उसे देख रही थी। इतना भयानक मुस्तकबिल? ज़रूरतें मोहब्बत खा जाती हैं मिस खदीजा। हम एक-दूसरे के साथ कामयाब ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। वो अब भी खामोश थी। उस दिन के बाद ऑफ़िस में उसका सामना कम से कम होता था। वो जब भी उसे देखती, तो उदास हो जाती। उसके पास हर चीज़ बेशकीमती थी, यहाँ तक कि उसके कफ़लिंग्स भी। जो कुछ उसके पास था, वो यही तो ख्वाब देखती थी। वो बाकी की ज़िंदगी G7 में नहीं गुज़ारना चाहती थी, मगर अब्बा की वजह से सारे ख्वाब मर गए। वो जब हदीद को देखती तो मलाल नहीं होता था, मगर जब अहमद पर नज़र पड़ती, तो शिद्दत से एहसास होता कि बाकी की ज़िंदगी हदीद के साथ कैसे कटेगी। क्या वो एक जोड़े में महीनों गुज़ार सकेगी? ना स्किन केयर, ना होटलिंग। शुरू-शुरू में शायद वो कोशिश करे, मगर कुछ अरसे बाद वो एक-दूसरे से उकताने लगे। फिर बच्चे, उनके अखराजात। उसे अपने सामने ऐसा पहाड़ नज़र आ रहा था, जिसे वो कभी सर नहीं कर सकती। इन सारी परेशानियों की वजह से वो भी उदास रहने लगी थी। बाबा से शिकायत नहीं कर सकती थी, ना ही कभी कभी की थी। वो जो इसके लिए पसंद करते, वो खामोशी से कबूल कर लेती। मगर वो इसके लिए बेहतरीन चीज़ ही पसंद किया करते थे। तो फिर हदीद ही क्यों? इसमें कोई कमी तो नहीं थी। एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल सकता था। फिर हदीद ही क्यों? अंदर ही अंदर वो घुल रही थी। हदीद कॉल करता तो वो काट देती या फिर बिज़ी होने का बहाना बना लेती। उसके पास फाइनेंशियल इशू के अलावा था ही क्या? ना ही उसे कहीं अच्छी जॉब मिल रही थी। बाबा को सिर्फ ये अच्छा लड़का ही नज़र आया, उसकी माली हैसियत नहीं। इनके मुताबिक ज़िंदगी का साथी अच्छा हो, तो इंसान कांटों के बिस्तर पर भी पुरसुकून नींद सो सकता है। उफ़! ये किताबी बातें। इस वक़्त वो कमरे में लेटी छत को घूर रही थी, जब हदीद की कॉल आने लगी। उसने बेज़ार सी शक्ल बनाई। अब वो इसके साथ क्या बातें करे? इस इंसान को तो लड़की से बात करनी नहीं आती। बेदिली से उसने कॉल पिक की। अस्सलाम वालेकुम। बस ये आवाज़ काफ़ी थी, इसके हवासों पर छाने के लिए। उसने ऐसी साँस ख़ारिज की जो इंसान खुशबू सूंघने के बाद ख़ारिज करता है। खुशगवार। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? वो अपना लॉकेट उँगली में घुमाने लगी। मैं कैसा हो सकता हूँ इन हालात में? खतीजा का सारा फ़िज़ूल टूटा। अहमद की बातें इसके कानों में गूंजने लगी। इसका दिमाग बगावत करने लगा था। तुम खामोश क्यों हो आज? वो काफ़ी देर खामोश होकर बोला। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ऑफिस में काम का लोड काफ़ी ज़्यादा होता है आजकल। उसने बहाना बनाया। ओह! मैं तो भूल ही गया। तुम मेरी तरह जॉबलेस नहीं हो। वो शायद खुद पर तंज़ कर रहा था। खतीजा को एकदम से दुःख हुआ। मेरा ये मतलब नहीं था हदीद। तुम आराम करो, सुबह जाना है तुमने। इतना कहकर वो कॉल काट चुका था। खतीजा कितनी ही देर फ़ोन को घूरती रही। इस इंसान का कुछ पता नहीं चलता। कब मूड ख़राब हो जाए इसका। इसका दिमाग न जाने क्या-क्या सोच रहा था। थक कर वो फ़ोन रखने लगी लेकिन फिर से कॉल आने लगी। वो जानती थी ये कौन है। इसने फ़ोन कान से लगाया। आज वो अब गुस्से से फ़ोन नहीं रखती थी, ना ही बदतमीज़ी से बात करती थी। इस रात वो काफ़ी देर अहमद से बात करती रही। वो अच्छा बोलता था। इसके पास माशी मसले नहीं थे। फिर उसने हदीद को नज़रअंदाज कर दिया। पहली बार वो उसे अपने साथ बुटीक लेकर गया था। वो इसे बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस लेकर दिए। वो खुद भी ड्रेसिंग अच्छी करती थी मगर इतनी एक्सपेंसिव तो कभी भी नहीं। इसके बाद सैंडल्स, ज्वेलरी। वो शर्मिंदा हो रही थी मगर वो उसे गिफ्ट कर रहा था या फिर शायद कीमती चीज़ों का आदी। एक इसे एक कॉल करके उसने लंच साथ करने का कहा। साथ में ये भी ये कहा कि उसके दिलाई ड्रेस पहन कर आए क्योंकि वो लग्ज़री रेस्टोरेंट जाएँगे। उसे एक पल के लिए अजीब लगा मगर इग्नोर कर दिया। अब्बा ने उसे देखकर कहा, "आज तुम आजकल खुद पर इतना खर्चा कर रही हो, पहले तो कभी इतनी कीमती चीज़ें नहीं खरीदी तुमने।" उनकी बात सुनकर वो घबरा गई। क्या सब इसे नोट कर रहे थे? उसने घबराहट छुपाई और कहा, "ये कीमती नहीं है। डिस्काउंट पर मिल गया, तो ले लिए।" पता नहीं वो मुतमईन हुए थे या नहीं। वो चली गई। पहली बार वो इसके साथ लंच करने आई थी। जो इटालियन फूड उसने मंगवाया, इसे तो उसका नाम भी नहीं आता था। लंच के बाद वो मार्गिला हिल्स गए।
शाम तक वो इसके साथ रही। इस वक्त वो हदीद को मुकम्मल नजरअंदाज कर चुकी थी। इसके निकाह को 6 माह गुजर गए थे। वो घर आई तो अब्बा ने अचानक शादी की डेट फाइनल कर दी। उसके बाद उसे बाद में बताया। उसे हमेशा बाद में ही बताया जाता था। वो कमरे में आकर सख्त परेशानी से टहलने लगी। अहमद को कैसे छेड़ दे? वो इतना अमीर था, उसकी जिंदगी संवर सकती थी। डिजाइनर बनने का ख्वाब पूरा हो सकता था। हदीद के साथ शादी करके उसे क्या मिलेगा? उसने अहमद को कॉल की और उसे डेट फाइनल होने का बता दिया। तो आप अपने फादर से बात करें या फिर मैं आकर बात कर लेता हूँ। वो गुस्से में लग रहा था। मैं ये नहीं कर सकती। वो बेबस थी। सारी जिंदगी इस सड़क छाप इंसान के साथ गुजार सकती हैं आप, मगर ये नहीं कर सकती। वो तंजियां बोला। वो मेरे बाबा हैं। उसे दुख हुआ। तो मैं क्या हूँ? मेरी मोहब्बत आपको नजर नहीं आ रही क्या? आप मेरे साथ कल वकील के पास जा रही हैं, खुला का नोटिस केस दर्ज करवाने। समझिए आप मिस खतीजा। वो ऑर्डर दे रहा था। खतीजा सुन हो गई। खुला कैसे ले सकती थी? शादी से कुछ दिन पहले? आप सुन रही हैं? मुझे सोचने का वक्त दें, कल मैं मिलके अपना फैसला सुना दूंगी। उसने कहा और कॉल बंद कर दी। सारी रात सोचने के बाद उसने फैसला कर लिया। वो हदीद के साथ शादी नहीं करेगी। सुबह ऑफिस के लिए तैयार थी जब अब्बा उसके कमरे में आए और उसे जल्दी से आने का कहा, क्योंकि उसे शॉपिंग पर जाना था, नूर आंटी के साथ। उसने अब्बा का चेहरा देखा। वो ज़ईफ लग रहे थे। क्या वो इनको दुख देने का हौसला रखती थी? खुद से सवाल करती वो रोड पर आ गई। बस में बैठते हुए वो हदीद के बारे में सोच रही थी। ऑफिस आई, अपने कमरे में बैठ गई और अहमद का इंतजार करने लगी। वो आज 12 बजे ऑफिस आया था। आते ही उसने खतीजा को बुलाया। वो ऑफिस में कम ही बात करता था। वो अंदर गई। आज अहमद उसे परेशान लग रहा था, जैसे सारी रात का जागा हो। थकान ज़दा चेहरा। वो इसके सामने थी। क्या सोचा आपने? वो बेचैनी से बोला। खतीजा ने नजरें उठाकर उसका चेहरा देखा। मैंने बहुत सोचा, सारी रात जागती रही। आप ठीक कहते हैं। एक गरीब इंसान के साथ जिंदगी गुजारना कांटों पर चलने के बराबर होता है। जिंदगी भर तकलीफ सहनी पड़ती है। वो खामोश हुई। अहमद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फतह की। एक अमीर इंसान हर चीज जीत सकता है। उसके लिए क्या मुश्किल है? यहाँ तक कि किसी की मोहब्बत करने वाली बीवी भी पैसों से खरीद सकता है। आपको पता, मेरे अब्बा ने हमेशा मेरे लिए हर फैसला किया जो मेरे हक में सही साबित होता था। मुझे कौन सा ड्रेस पहनना है, किस कलर का पहनना है, क्या खाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। मुझे मेरे अब्बा ने एक अच्छी और खुददार लड़की बनाने की कोशिश की है, मगर कहीं ना कहीं मेरे अंदर पैसे की ख्वाहिश पैदा हो गई। वो ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा लग रही थी। मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं हूं ना। वो बेचैनी से बोला, जैसे उसकी लंबी बातों से उकता रहा हो। यही तो मेरी गलती थी। मैंने अपनी कामयाबी की सीढ़ी आपको समझा। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। वो तल्खी से बोली। अहमद का चेहरा एकदम संजीदा हुआ। मैं आपसे शादी करूंगा तो मेरी दौलत आप ही की होगी। आपका हक होगा। वो उलझ कर बोला। मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। मेरे अब्बा ने मेरे लिए जिस इंसान का इंतखाब किया है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। और रही बात दौलत और स्टेटस की, तो मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। खुद मेहनत करूंगी और अपने पैसों पर मुझे मान भी होगा। आपके दिए गए सारे गिफ्ट्स मैं आपको भिजवा दूंगी। मैं ये जॉब भी अभी इसी वक्त छोड़ रही हूँ। मुझे एग्रीमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सर्द अंदाज में कहकर उठ गई। और अगर आपके शौहर को ये पता चल जाए कि आप मेरे साथ फ़ोन पर बातें करती रही हैं, घूमती रही हैं, मुझसे महँगे गिफ्ट्स लेती रही हैं, फिर कुछ इसे सबूतों के साथ बता दिया, तो क्या वो मशरक़ी मर्द आपको कबूल करेगा? वो सर्द लहजे में बोला। खदीजा जहाँ थी वहीं जम गई। उसके कदमों से जान निकलती हुई महसूस हुई। वो डरते वापस पलटी। अहमद के चेहरे पर तल्ख़ सी मुस्कुराहट आई। मैं इन्हें खुद सब कुछ बता दूँगी। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। फिर क्या वो आपको कबूल करेगा? वो मुझे जो सज़ा देंगे, मुझे कबूल होगी। मैं भटक गई। किसी के निकाह में होते हुए मैं आपसे बातें करती रही। सज़ा तो मुझे चलनी मिलनी चाहिए। वो खुद को रोने से रोक रही थी। ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं बताऊँगा। आप खुद बताएँगी। मगर जब वो आपको तलाक देगा तो फिर आपको मेरे पास आना होगा। मैं फिर भी आपके पास नहीं आऊँगी। मुझे इसका हर फैसला कबूल होगा। वो ठोस लहजे में कहते बाहर निकल गई। पीछे अहमद के चेहरे पर बहुत दुःख और मलाल था।